साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ एक क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी आने वाली पढ़ाई में। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? क्योंकि पिछले दो जो एग्जाम हुए हैं, संस्कृत शिक्षा ग्रेड 2 और है ना सामान्य शिक्षा ग्रेड 2, दोनों की अगर बात करें तो इन पेपर्स में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए हैं। यानी कुछ हटके पेपर आया है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। उसी आधार पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही अगर परिस्थितियों को शुरू कर दें डिफिकल्टी लेवल को, तो शायद बहुत अच्छा होने वाला है। हमने हमारे जो बैचेज जो चल रहे हैं और टेस्ट सीरीज जो चल रही है और ये सीरीज हमने शुरू करी है, इनमें हमने फोकस किया है पिछले दो एग्जामिनेशन को, मेन एग्जामिनेशन को। उसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न बनाए जा रहे हैं और उसी के आधार पर कंटेंट जो। तो आगे पढ़ने से पहले आप जो है एक बार हमारे जो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रीवियसली भी हमने बहुत सारी वीडियोस जो बनाई है जिसके अंदर आपको फ्रेजल वर्ब को कैसे पढ़ा जाए ये बातें बताई गई है। तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है अगर आप इन वीडियोस को गो थ्रू करो तो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का खेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वहाँ तक पहुँचने से पहले एक जो है हमें यात्रा करनी होती है, और वो होती है सेंटेंस जो है उससे। तो यानी टीचिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग अगर यूनिट ऑफ टीचिंग यूनिट ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज है, तो उसको सेंटेंस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सेंटेंस को। सेंटेंस जो है हमें तीन प्रकार से देखने को मिलेंगे। एक तो है सिंपल। अगर हम है ना पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस को ले रहे हैं तो सेंटेंस के टाइप यही मानने पड़ेंगे अपने को। सिंपल हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। अगर इन सेंटेंसेस को पहचान लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? क्लोज प्राप्त हो जाती है। यानी क्लोज का मैटर हमें मिल जाता है कि क्लोज कितने हैं। ठीक है। क्लोज जो होता है वो होता है मेन क्लोज और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। यानी अगर हम यहां देखें तो सिंपल सेंटेंस में एक मेन क्लोज होगी। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में मेन क्लोज प्लस में मेन क्लोज होगी, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लोज प्लस में सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो बनेगी। जब हम सेंटेंस से क्लोजेस पता लग जाती है, फिर क्लोज का एनालाइज किया जाता है। वो किया जाता है स्पोका के माध्यम से, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल के माध्यम से। जब ये हो जाता है तब हमें फ्रेजेस प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? फ्रेज। और जब हम फ्रेज कर लेते हैं तो MHM के माध्यम से जब फ्रेज का एनालाइज करेंगे तब जाकर हमें क्या मिलते हैं? वर्ड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वर्ड्स मिलते हैं। तो वैसे तो ये वाली प्रक्रिया जो है वो चलनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये वाली प्रक्रिया चलनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम चलते हैं और एक आदत बना लेते हैं कि सबसे पहले सेंटेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस का कैसे पता चलता है? फाइनाइट वर्ब से पता चलता है या VP से पता चलता है। मैं अगर आपको बताऊं कि वर्ब फ्रेज जितनी होगी उतनी क्लोजेज होगी। ठीक है। वर्ब फ्रेज VP यानी प्रेडिकेटर, ये कह लो प्रेडिकेटर जितने होंगे एक क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड में, उतनी ही क्लोजेज होगी। इसके अंदर देखिए वेंट हमारा V2 है। वेंट क्या है? वर्ब सेकंड फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद में कोई भी और फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब आपको मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया है, इसके अंदर मैंने 27 फाइनाइट वर्ब बताई है, उनको आप देख लीजिएगा, वहां से पता चल जाएगा। तो ये पास्ट, कुल मिलाकर ऐसे बात करें कि टेंस को बताने वाली सिर्फ एक ही वर्ब है। एक ही वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस। ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में आई हो जाता है सब्जेक्ट और वेंट हो जाता है वी एलिमेंट। ठीक है। और ये टू स्कूल हो जाता है एडवर्बियल। ठीक है। जब आप क्लासेस देखोगे या किताबें पढ़ोगे तो आपको इजी वे में पता चल जाएगा। उसके बाद में टू हायर अ स्कूल टीचर टू स्कूल माई चिल्ड्रन, ये पूरा का पूरा ए हो जाता है। क्यों गया था? ये करने के लिए गया था। अब देखो ये टू स्कूल माई चिल्ड्रन है, ये टीचर के लिए आया, जैसे सॉरी हायर के लिए आया है। किसके लिए आया? हायर के लिए। तो हमें कुल मिलाकर बात ये है कि हमें यहाँ पर क्या पता चल गया है ना, बड़ा बड़ा ऐसे क्लोज का पता चल गया कि एक क्लोज है। इस क्लोज के अंदर ये क्या है? टू। टू जब भी किसी वाक्य में आता है तो टू के बाद दो ही परिस्थिति आती है। एक तो आता है V0 और एक होता है नाउन या प्रोनाउन, या ये कह लीजिए कि एक तो आता है V0 और एक आता है नाउन फ्रेज। क्या आता है? नाउन फ्रेज। देखिए जरा, टू के बाद में आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल में गया। अब देखो माइंड करके चलिए कि ये स्कूल नाउन है कि V0 है, तो यहां पर ये नाउन फ्रेज है। क्यों है नाउन फ्रेज? क्योंकि ये किसी प्लेस को बता रहा है। किसको बता रहा है? प्लेस को। इसका मतलब ये नाउन है, इसका मतलब ये वाला उत्तर इसका बनना नहीं है। उसके बाद टू हायर अ स्कूल टीचर, स्कूल टीचर, स्कूल के टीचर को हायर करने के लिए, यानी अपने जो है ट्यूशन पढ़ाना है भाई। तो ये स्कूल जो है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव कौन सा है?
ठीक है, नॉमिनल एडजेक्टिव है या एडजेक्टिवल नाउन है। ठीक है, आप ऐसे चलिए, एडजेक्टिव यूज एज ए नाउन, नाउन यूज एज एडजेक्टिव। ठीक है, नॉमिनल एडजेक्टिव इसका मतलब एडजेक्टिव जो है नाउन की तरह से फंक्शन करेगा, एडजेक्टिवल नाउन इसका मतलब नाउन एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा। ठीक है, तो यहां पर नॉमिनल एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव नाउन है। दो ऑप्शन कट हो गए। टू स्कूल माई चिल्ड्रन, टू स्कूल माई चिल्ड्रन, अब स्कूल होता तो वर्ब है, ठीक है, होता तो वर्ब है, लेकिन यहां पर टू स्कूल का यहां मीनिंग है शिक्षित करना, एजुकेट करना, तो यहां पर वी एलिमेंट है, वर्ब है, तो नॉमिनल वर्ब है कि वर्बल नाउन है। ठीक है, वर्बल नाउन, वर्ब है ना, वर्बल नाउन, नाउन यूज एज ए वर्ब, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा, उत्तर हो जाएगा इसका डी। जब कोई नाउन वर्ब की एक्टिविटी करेगा तो इस तरह से आपने समझना है इसको। ठीक है, आई नेवर नो व्हाट आर यू थिंकिंग, दूसरा क्वेश्चन है, मुझे कभी पता नहीं चला, ठीक है, कि तुम क्या सोच रहे हो, थिंक, सोचो। ये टीएस एलियट की एक जो है द वेस्टलैंड पोएम से यहां पर ये सेंटेंस लिया गया है। ठीक है, यहां पर आपको पता करना है कि थिंक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहां पर सेंटेंसेस कितने हैं, क्लोज कितने हैं। यहां पर दो सेंटेंस है, पहला तो है ये पूरा का पूरा और दूसरा है ये वाला। ठीक है, ये तो है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, और ये है, ठीक है, कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की जीरो फॉर्म से होती है, किससे होती है, जीरो फॉर्म से, तो यहां पर ये क्या है, बी एलिमेंट है, यानी वर्ब है। समझ में आई बात। उसके बाद में देखिए जरा, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ मैनर, कौन से सेंटेंस में ये आसान सवाल है भाई। ठीक है, ये दोनों सवाल डिफिकल्ट लेवल के हैं, लेकिन ये वाला जो है वो आसान सवाल है। क्यों है आसान सवाल, क्योंकि इसको सामान्य सा बता दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सी है, इतना ही पूछा है, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग कैसे कर दिया, क्योंकि यहां पर चार सेंटेंस दे दिए, सीधा ही आ जाता ना, चार वर्ड आ जाते तो हम पहचान लेते। अभी हमें सेंटेंस को पढ़ के इसमें सिर्फ एक ही घाटा हो सकता है, एक ही नुकसान हो सकता है कि आप टाइम ज्यादा लगा सकते हो, हालांकि इतना टाइम कंज्यूम करने वाला नहीं है, फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। शी स्पीक्स फ्लुएंटली, वह बोलती है कैसे भाई, फ्लुएंटली, तो ये मैनर को बता रहा है ना। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, कब बुलाओगे, टुमारो, ये क्या है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम। ही इज, वह है, इनसाइड द हाउस, कहाँ है, इनसाइड द हाउस, ये क्या है, ऑब्लिगेटरी ए है, ऑब्लिगेटरी ए, एडवर्बियल है लेकिन कौन सा है, ऑब्लिगेटरी है। इनसाइड द हाउस किसको, प्लेस को बता रहा है। ठीक है, वी लेफ्ट अर्ली, हम जल्दी चले गए, ये भी समय को बता रहा है, तो कौन सा है, ये वाला सवाल जो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर को लिए हुए है। उसके बाद, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कब बताई जाती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार से आता है, कितनी बार से, तो होता है इट डिस्क्राइब हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स, कोई कार्य कितनी बार घटित होता है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स वेयर समवन, तो ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, वेयर का मतलब हो जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। रेनन मार्टिन किताब जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हो तो हाउ ऑफन आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पर, वैसे तो ये यहां पर कर सकते हो, लेकिन हम एग्जाम, उस एग्जाम में बैठ रहे हैं जहां पर कंपटीशन बहुत टफ है, तो हम जल्दबाजी में ये नहीं करेंगे, हम थोड़ा विचार करेंगे और एक बार कम से कम चार ऑप्शन तो जरूर पढ़ेंगे। टाइम कंज्यूमिंग फिर से नहीं हो गया क्या। इस तरह के पेपर बनने का मतलब होता है आपको समय का बड़ा ख्याल रखना, और एग्जाम में कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में हम आते आते प्रश्नों को छोड़ दिए। इट डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स, कितनी बार घटित होता है, तो ये तो ठीक है। ये वेयर प्लेस को बता, इट डिस्क्राइब द मैनर, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, अभी फ्रीक्वेंसी नहीं है। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन करने वाली है, इट कंपेयर्स टू एक्शंस, कंपेयर ही नहीं करता है, टू एक्शन को किस तरह से कंपेयर करेगा, तो यहां पर ये तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो इन सवालों के बारे में जरूर आप देखेंगे, जानेंगे, ताकि आप जो है बिल्कुल इजी वे में समझ पाओ।
हाँ जी। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज इन सेंटेंस। ठीक है, इज नहीं है यहाँ पर, इसको टर्न करना है। क्या करना है? टर्न। किस प्रकार की वर्ब है? शी टर्न्ड हैप्पी। यहाँ पर खास ध्यान ये रखना है कि शी टर्न्ड हैप्पी में सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है। तो जो कॉम्प्लीमेंट वाली जो वर्ब होती है उसे कई नाम होते हैं, इंटेंसिव वर्ब भी कहते हैं, कोपुला वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब जो है बहुत बड़ा नाम है, और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, आप रेन मार्टिन के बुक नंबर 1 में आप वर्ब में पाओगे इसको। तो ये कई सारे नाम है इसके, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, लिंकिंग मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब ये नहीं है, तो बचे दो, लिंकिंग वर्ब एज वेल एज एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब भी ये। काफी अच्छा क्वेश्चन। आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अभी मैंने जो है ये इन पर खूब सारा काम किया है, तब मेरे को जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है। बाकी आप पेपर में इसे करोगे तो दिक्कतें थोड़ी बहुत महसूस होगी आपको। तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब और इनक्वेटिव वर्ब इसको कह सकते हैं। एसवीसी पैटर्न है इसलिए लिंकिंग है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट में यूज की जाए, यानी सब्जेक्ट से, ठीक है, किसको, नाउन या फिर एडजेक्टिव को जोड़ने, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज को लिंक करने वाली वर्ब क्या होगी? लिंकिंग। दूसरी बात, इनक्वेटिव वर्ब क्या होती है? चेंज ऑफ कंडीशन। शी टर्न्ड हैप्पी, वह खुश हो गया, इसका मतलब पहले नहीं था। शी ग्रू पेल, ठीक है, वह, उसके चेहरे का रंग उड़ जाने के सेंस में होता है। ठीक है, ही बिकम ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बन गया, पहले नहीं था। तो जब चेंज ऑफ सिचुएशन हो जाए, परिस्थितियां बदल जाए, कुछ चेंज हो रहा हो, पर्सनैलिटी में चेंज हो रहा हो, इमोशंस में चेंज हो रहा हो, तो इनक्वेटिव वर्ब होता है। तो अच्छा सेंटेंस है। अगर आप ग्रेड 2 एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपसे थियरी के क्वेश्चन पूछना बिल्कुल सामान्य बात है, अच्छी तरह से पढ़कर जाइए। ही गेव अप स्मोकिंग, ही गेव अप स्मोकिंग। यहां आप जो है ध्यान रखें, ये जो है फंक्शनल ग्रामर और ट्रेडिशनल ग्रामर, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं ये। अगर आपसे द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, क्या है ये सेंटेंस में, क्या फंक्शन कर रहा है, इनडायरेक्टली मैं बताऊं आपको, यहां पर ये फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, ही गेव अप स्मोकिंग, उसने क्या कर दिया? स्मोकिंग गेव अप कर दी। गेव अप अगर ट्रेडिशनली देखेंगे तो गिव जो है वर्ब है और अप प्रेपोजिशन माना जाता है वैसे ट्रेडिशनली। लेकिन ध्यान रखें, फ्रेजल वर्ब अपने आप में पूरा का पूरा वी एलिमेंट होता है। कैसे भाई? इसकी हिंदी बनाएंगे, उसने जो है स्मोकिंग त्याग दी, छोड़ दी, ये होता है। छोड़ देना या त्याग देना होता है गिव अप, न कि गिव। अगर ऐसे देखेंगे इसको, अगर हम इसको ऐसे देखें कि ही सब्जेक्ट है, ये वी एलिमेंट है और ये क्या है? एडवर्बियल है, ऐसे देखें तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ही गेव, उसने दिया, आप ऊपर क्या, ऊपर जाके स्मोकिंग, बीड़ी ऊपर जाके पे गए होगी, गलत ना। इसका हिंदी अर्थ है कि ही गेव अप स्मोकिंग, उसने त्याग दिया, तो SVO है। और ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता किसमें होती है? नाउन में होती है। किसमें होती है? नाउन में। फिर जो कोई सब्जेक्ट है नाउन होगा, नॉमिनल होगा। जो कोई ऑब्जेक्ट है नॉमिनल होगा, जो कोई ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है नॉमिनल होगा। तो ख्याल रखें इस बात। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक साथ तीन तीन वर्ड जो है लिए हुए हैं। हेयर इज द प्रेटी गुड स्टूडेंट, इसमें क्या है? हेयर इज ए प्रेटी गुड स्टूडेंट, यहां पर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है भाई। क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूं, आप चैप्टर नंबर 32 के अंदर देख लेना, सॉरी उसमें तो मत देखना, पर हेयर को इसको पलट के लिखा है एज प्रेटी गुड स्टूडेंट इज हेयर, ऐसे हो जाएगा ये। तो यहां पर हेडवर्ड इसका क्या है? स्टूडेंट है। गुड इसका है एडजेक्टिव, इसमें दिक्कत आ रही है। ये एडवर्ब के जैसा भी लग रहा है और किसके जैसा लग रहा है? एडजेक्टिव के जैसा भी लग रहा है। प्रेटी स्टूडेंट या गुड स्टूडेंट या प्रेटी गुड है। ठीक है, इसको एक बार जब संशय आ जाए तो छोड़ दिया जाना चाहिए। प्रेटी अप द हाउस, प्रेटी अप द हाउस का मतलब है प्रेटी अप हाउस को क्या करो? प्रेटी अप करो, सही तरह से, अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दो। तो प्रेटी अप ये क्या है? एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की जीरो फॉर्म से, यानी ये वर्ब है। तो ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, दो बच गए भाई। ठीक है, फिर जो है वन दैट इज प्रेटी, ये पूरी की पूरी क्या है? नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज है। इसमें ये तो है इसका हेडवर्ड भाई, और ये दैट इज प्रेटी जो है इसका क्या है? एडजेक्टिव क्लोज कह लीजिए। तो दैट इसका सब्जेक्ट, इज क्या आ गया? वी एलिमेंट, और यहां पर एस, वी और सी बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट बनने की क्षमता या तो नाउन की होती है या फिर एडजेक्टिव की होती है।
तो ये क्या है, नाउन तो है नहीं, बचा क्या, एडजेक्टिव, तो इसका मतलब ये भी गया काम से। अब पता क्या चला कि प्रेटी एडवर्ब है। प्रेटी किसको क्वालिफाई कर रही है, गुड को, और ये प्रेटी गुड पूरा किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्टूडेंट को कर रहा है। इस तरह से करना है, ऑप्शन नंबर 4, समझे बात। उसके बाद देखिए जरा 8 नंबर में, आई डोंट वांट टू रिप्लाई टू द क्वेश्चन, ही रिप्लाइड नो वन वुड गो। अब आपको अगर पूछ ले कि क्या है, तो ये क्या है, टू के बाद में या तो V0 आएगा या नाउन आएगा, तो ये V0 है, और ये भी क्या है, V2 है, दोनों वर्ब ही है। लेकिन ऑप्शन खतरनाक बन गए। क्या हुआ, फर्स्ट वन इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, पहली इंट्रांजिटिव विद ए नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। इसमें गलतियां है भाई, अगर कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, उसमें क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा है फर्स्ट वन इंट्रांजिटिव वर्ब विद ए प्रेपोजिशनल फ्रेज एज एन एडवर्बियल। देखिए जरा, फर्स्ट वन जो है रिप्लाई, ये जो है इंट्रांजिटिव है, कैसे, टू द क्वेश्चन, इसके बाद में प्रेपोजिशनल फ्रेज एज एन एडवर्बियल बन रहा है, ठीक बात है। सेकंड वन इज अ ट्रांजिटिव वर्ब विद अ नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट, सेकंड वन जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। ही रिप्लाइड, उसने क्या रिप्लाई किया, ये वाला, क्या इसमें वी एलिमेंट है, बिल्कुल है, तो ये क्लोज होगी। और क्या रिप्लाइड व्हाट, दैट क्लोज की के सेंस में अगर आए, हिंदी के सेंस में, तो क्या होता है, नाउन क्लोज ही होता है। तो क्या लिखा, फर्स्ट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रेपोजिशन फ्रेज इसका एडवर्बियल है। सेकंड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, पहला इंट्रांजिटिव, विद ए नाउन क्लोज, नाउन क्लोज सही बात है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन क्लोज हो जाएगा, फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, सॉरी यहां पर नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये इसका बी उत्तर जो है वो बिल्कुल सही आ गया। फर्स्ट वन इज एन इंट्रांजिटिव विद द प्रेपोजिशन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, फिर से देख लो, ये सेम बात आ गई, ऑब्जेक्ट नहीं होता इंट्रांजिटिव वर्ब का। और चौथा देखिए जरा, फर्स्ट वन इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, SVOC होता है, SVOC कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है, जो कि यहां है नहीं, तो इसका उत्तर आ जाएगा बी। हिज राइटिंग इज टू बैड टू अंडरस्टैंड, हिज राइटिंग, अब देखो राइटिंग वर्ड जो है, आई एम राइटिंग और राइटिंग, राइटिंग के दो मीनिंग होते हैं। राइटिंग का मतलब होता है लिखना, वर्ब के सेंस में, पांचवी फॉर्म वर्ब की, जैसे राइट, राइट राइट्स, रोट, रिटन, राइटिंग, जो पांचवी फॉर्म है उसमें आता है ये। दूसरी बात, राइटिंग का एक और मतलब होता है लिखाई या लिखावट, ठीक है, वो प्योर नाउन होता है। अब देखो राइटिंग वर्ब ऐसा नाउन नहीं है, ये जो है आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, सेंटेंस आया, एक लिखा, ठीक है, आई एम राइटिंग, एक तो ये लिखा मैं लिख रहा हूं, एक होता है राइटिंग इज माई हॉबी, लिखना मेरी हॉबी है, इसका मतलब लिखना, मैं कविताएं लिखता हूँ, पोइट्री लिखता हूँ, मैं शेर लिखता हूँ, ठीक है, शायरी लिखता हूँ मैं, इस तरह से बहुत सारी ये चीजें लिखना। हिज राइटिंग, उसकी लिखावट है, यहां पर इसका मीनिंग लिखना नहीं है, इसका मतलब है लिखावट है इसका मीनिंग, ठीक है। तो ये प्योर नाउन मान लीजिए आप, वर्ब से बनाई नहीं है, जेरेंड नहीं है, वर्ब नहीं है, ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, यानी वर्ब से बना हुआ तो नाउन है ही नहीं है, ठीक है। ये क्या है, प्योर नाउन है, एन अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड एज द हेडवर्ड ऑफ ए नाउन फ्रेज, ये वाला सही है। ये प्रश्न आपको जो है वो परिस्थितियां बिगाड़ सकता है आपकी, ध्यान रखें। आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, अब इसमें देखना पड़ेगा, आइस क्या है, सब्जेक्ट है, ये वी एलिमेंट है, द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इसका क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है तो ये नाउन फ्रेज है भाई, नाउन फ्रेज है, इसका हेडवर्ड है स्टेट, तो नाउन फ्रेज का हेडवर्ड क्या होता है, नाउन ही होता है या प्रोनाउन होता है, तो यहां नाउन है भाई, तो ये दोनों इसके उत्तर नहीं बनेंगे भाई। ए मोनार्क डीलिंग विद स्टेट मैटर्स, डील विद का मतलब होता है व्यवहार करना, डील विद फ्रेजल वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है स्टेट मैटर्स, ठीक है, डीलिंग विद स्टेट मैटर्स, ये स्टेट मैटर्स क्या है, इस वर्ब का क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज में स्टेट मैटर्स, मैटर्स तो इसका हेडवर्ड आ गया, और स्टेट क्या आ गया, इसका एडजेक्टिव आ गया, क्या आ गया, एडजेक्टिव, तो यहां पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव दोनों में है, नाउन एडजेक्टिव। अब आगे रह गया भाई, वी डोंट वांट टू स्टेट अवर इनोसेंस, हम अपनी इनोसेंस को स्टेट करना नहीं चाहते। टू के बाद में दो चीजें आती है, या तो नाउन आता है, ठीक है, नाउन फ्रेज, या फिर V0 आता है।
ट्रू स्टेट, ये बताना क्या हमारी इनोसेंस के बारे में। तो ट्रू स्टेट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, V0, तो ये एडवर्ब नहीं है, V0 है। इस तरह से आपको बहुत सारी बातें जो है प्रश्न पत्र में मिल सकती है, आप इसका ख्याल जरूर रखें, आप इसके बारे में जानें, समझिए और अच्छे तरीके से कंसल्ट करने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट अगर सीखे हैं तो ही परिस्थितियां बड़ी हो सकती है आपके पेपर के अंदर, आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। ख्याल रखें, एक वेल मैनेज्ड कंटेंट जो होगा वही आपको सफलता तक लेके जाएगा, है ना। वेल मैनेज्ड कंटेंट, और याद होना चाहिए, और आपकी टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, करते रहेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।